नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और राजस्थान की राजनीति में पिछले 18 घंटे से जो तूफान मचा हुआ है उस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मेहमानों का एक विशेष पैनल है। ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजेंद्र मधुकर शेखावाटी की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, नजर रखते हैं पैनी और बड़ा अच्छा विश्लेषण भी करते हैं। आप हमारे साथ सीकर से जुड़े हुए हैं, राजस्थान के शेखावाटी इलाके से। श्याम झा बीजेपी के प्रवक्ता हैं और साथ ही हमारे साथ गुलाब बत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजस्थान की राजनीति पर आप भी बड़ी पकड़ रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से हमारे साथ पौरुष भारद्वाज कुछ ही देर में जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत करते हुए शुरुआत में सीकर लेकर चलूंगी आप सभी को, हमारे दर्शकों को, क्योंकि सीकर की राजनीति से एक बहुत विधायक ने पूरी अशोक गहलोत सरकार को जो है एक तरह से परेशान किया हुआ था और उसका परेशानी का आलम जब बढ़ गया तो ये हुआ कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। लेकिन परेशानी किस वजह से थी? जो राजेंद्र गूढ़ा है, जो राज्य मंत्री हैं, जो बीएसपी से चुनाव लड़कर कांग्रेस में शामिल हुए, जिनके कारण राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार बनाने में सफल हुए, आज वो अब अशोक गहलोत सरकार से बाहर कर दिए गए हैं। चुनाव से 4 महीने पहले आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि मुख्यमंत्री को ये फैसला लेना पड़ा? आज इसी पर गंभीरता से हम विचार विश्लेषण करेंगे। राजेंद्र मधुकर जी, राजेंद्र गूढ़ा कितनी हैसियत है? राजेंद्र गूढ़ा जी, राजेंद्र गूढ़ा की जो एंट्री है, उनके छोटे भाई रणवीर जो गूढ़ा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे, 2003 में लोक जनशक्ति पार्टी से वो टिकट लेकर आए। उसके बाद राजेंद्र गूढ़ा की एंट्री होती है 8 में और 13 में वहां शुभकर्ण आते हैं बीजेपी के, और फिर ये 18 में आ जाते हैं। 8 में इनकी एंट्री होती है और ये बीएसपी से टिकट लेकर आते हैं। यहां हम देखते हैं बीएसपी से टिकट लेने के बाद फिर ये कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं और फिर जो है अपने साथियों को साथ लेकर के भी आते हैं। इधर जब 2018 की बात करें तो यहां जो है राजेंद्र गूढ़ा उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत के साथ हम हैं। जब सचिन पायलट जो है गुरुग्राम में जाकर होटल मानेसर में बैठ गए तो उन्होंने उस वक्त गहलोत सरकार को बचाने का काम किया था। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद वे स्वयं जो है अशोक गहलोत के विरोध में खड़े हो जाते हैं। उसका मोटा कारण यह है कि उनको लगता है कि भारतीय राजनीति में जाति बहुत प्रभावित करती है। गुढ़ा क्षेत्र से आते हैं, गुढ़ा में वहां पर वैसे तो सर्वाधिक अगर जाति की बात करें तो माली और जाट ये 2 संख्या में ज्यादा है और तीसरे नंबर पर गुर्जर है। चूंकि माली उनके विरोध में है, ऐसे में सचिन पायलट को अपने खेमे में करना बहुत जरूरी था और उन्होंने एक तरह से पहली बार उन्होंने बयान दिया था कि अगर हम नहीं होते, यानी कि बीएसपी वाले नहीं होते, तो अशोक गहलोत सरकार यानी कांग्रेस की बरसी हो जाती अब तक। उसके बाद उन्होंने कहा मैं इस बात की परवाह नहीं करता, मैं बहन जी से टिकट लाता हूं और फिर कांग्रेस में शामिल हो जाता हूं। कांग्रेस मुझे टिकट नहीं देती तो मैं फिर बसपा से टिकट लेकर आता हूं। तो एक तरह से उनका एक अहंकार था। वो उसके पीछे कि एससी की जो राजनीति करते हैं वो अनुसूचित जाति को है ना साधने की कोशिश करते हैं और वो उस जाति में एक तरह से लोकप्रिय भी है। वो चाहते हैं कि एससी के वोट उनको मिले। इसके अलावा जो राजपूत मतदाता है वो उनको वोट देते हैं, क्योंकि 1952 की बात करें तो तब से लेकर के यहाँ पर काफी संख्या में राजपूत प्रत्याशी जीते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि उस वक्त वो बसपा नहीं थी, उस वक्त राम राज्य परिषद हुआ करता था। 1952 का ये चुनाव हुआ, तब से लेकर के देवी सिंह राम राज्य परिषद थे। तो राजपूत यहाँ बहुत बड़ी संख्या में तो नहीं है, लेकिन चूंकि एक वोट राजपूतों का उनको मिलता है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि गुर्जर वोटों को साधने के लिए, सचिन को प्रसन्न करने के लिए, उनको पता है कि सचिन को प्रसन्न करेंगे तो निश्चित गुर्जर हमको वोट देंगे। इसलिए उन्होंने, वैसे तो अशोक गहलोत एक तरह से बहुत पहले उनको बाहर कर देना चाहिए, लेकिन उनकी एक मजबूरी थी। उनके बेटे के जन्मदिन पर भी अशोक गहलोत आए थे। अब चूंकि मौका है और आचार संहिता लागू होने वाली है कुछ दिनों के बाद में, तो गहलोत को लगा कि अब बहुत ज्यादा पोल कहीं खोल दे, और चूंकि ये बड़बोलेपन है, अपनी बात के लिए जाने जाते हैं, तो इसलिए भी उन्होंने इसका ये पक्ष रखा कि यहाँ सुरक्षित नहीं है। जी ओम सैनी जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस व्यक्ति, जिस मंत्री, जिस शख्स राजेंद्र गूढ़ा की मदद से सरकार बनाते हैं,
अगर वो ये कहे कि महिला जो अत्याचार हैं उनकी स्थिति राजस्थान में भी देखने की जरूरत है, तो ये आत्मविश्लेषण करने की बजाय मुख्यमंत्री जी उन्हें बर्खास्त कर देते हैं, ये कितना सही है? अपने करके देखना। देखिए, घटना इतनी सी नहीं है जितनी आप बता रही हैं, घटना बहुत अलग किस्म की है। इस सारे मामले को जिस तरीके से मणिपुर में जो घटना घटी है उससे जोड़ करके देखने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार लगातार ऐसी बात कर रही है जिससे कि ये स्थापित हो कि राजस्थान में भी महिलाओं के साथ में वैसा ही अत्याचार हो रहा है, उसी तरीके से उनको तंग किया जाता है जिस तरीके से मणिपुर में हुआ है। तो ये एक तथ्य ही गलत तथ्य है ये। जैसा जोधपुर का हवाला देते हैं, लेकिन उनके मंत्री को और दूसरे लोगों को पता नहीं है कि 4 घंटे में तो सब लोग पकड़े गए, सब मामला बिल्कुल समाप्त हो गया। दिव्या को सामने लाते हैं, दिव्या कहती है कि उनको जिन्होंने चुनौती दी वो सारा उस राजनीति का भी पता है। तो ऐसी स्थिति में इन सब चीजों को जो एक अपने आप में राजनीतिक सियासत का जो अपनी शतरंज है, जिसको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों खेल रही है, उस खेलने में ये एक बात ये और बढ़ा दी। और ये इनका तो देखिए, ये जिस कॉम्बिनेशन से इलेक्ट होकर के आते हैं, जैसा राजेंद्र जी बोल रहे थे, फैक्ट है कि कम्युनिटी सोशल वो जो फैक्टर बनता है उसको इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद में फिर बार्गेनिंग करते हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि इनकी वजह से सरकार बनी। सरकार के तो बहुत सारे कारण थे, उनमें एक विधायक ये भी थे, यूं कहा जाना चाहिए। ये तो यूं कह रहे हैं जैसे कि अगर वो नहीं होते तो उसके बाद में तो पता नहीं क्या होता। तो अब देखिए, कहा जा सकता है, लेकिन जो रियलिस्टिक वास्तविक बात है वो तो ये है कि ये भी एक थे उसमें, बाकी तो निर्दलीय काफी सारे थे, दूसरी जमात के लोग काफी सारे थे, इनके बीएसपी के लोग निकल करके बैठे हुए थे। तो लेकिन वो गाहे बगाए जिस तरह के बयान देते रहे हैं, ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो तीसरी पार्टी बीएसपी हो, कोई भी पार्टी इस तरह के बयानों को स्वीकार नहीं कर सकती। इनको स्वीकार करने के पीछे बहुत सारे रीजन रहे। भाटी जी जो बीकानेर से हैं और ऊर्जा मंत्री हैं शायद इस वक्त, तो उनके रिश्तेदार हैं। तो ये सारे लिहाज देखे जाते हैं पार्टी के अंदर की इनकी वजह से टिकट दिया, इनको साथ में लिया, उनके कहने से ये हुआ, वो तो उन सब से चल रहा था मामला। लेकिन जब बिल्कुल सर पे आ पड़ी तो उसी तरीके से निकाल दिए गए। जैसे विश्वेंद्र सिंह गए थे और ये रमेश मीणा गए थे और सचिन पायलट गए थे, ये लोग भी तो बर्खास्त हुए थे अपने अपनी जगह से, वापस भी तो आए। तो इनको जिस समय बर्खास्त किया गया था और इनकी वापसी हुई उसमें और राजेंद्र गूढ़ा में फर्क है। राजेंद्र गूढ़ा की अब वापसी नहीं होने वाली है। तो राजेंद्र गूढ़ा हालांकि नहीं, मैं इसमें रोकना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ने आज कहा है कि हमारे घर की अंदरूनी बात है। घर की अंदरूनी बात कैसे होगी? बात तो हम सब लोगों के सामने आ गई, अब अंदरूनी कहाँ से रही? तो ऐसी स्थिति में क्या पता कल उनका निष्कासन वापस ले लिया जाए। इसलिए हम ये कोई दावा कर नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो कुछ तथ्य सामने आए हैं उसके हिसाब से कह सकते हैं। अपनी मैं बात करना चाह रहा था बीच में। दरअसल वहां जो 1993 में स्वर्गीय मदन लाल सैनी जो कि प्रदेशाध्यक्ष रहे, वो चुनकर आते हैं, मूलतः वो सीकर के रहने वाले थे। चूंकि वहां के जो माली कम्युनिटी है वो वोट कास्ट नहीं करते हैं गुढ़ा को, और उन गुढ़ा को लगता है कि फिर हमारे पास अगर वोटों का समीकरण हम बैठाते हैं तो गुर्जर प्रसन्न होनी चाहिए, और गुर्जरों को प्रसन्न करने का एक तरीका है कि सचिन पायलट प्रसन्न हो। इसलिए सचिन पायलट को प्रसन्न करने के लिए और तीसरी बार जीतने के लिए प्रयास किया गया है। वैसे तो वो बयान तो बहुत पहले से दे रहे हैं, अशोक गहलोत को बहुत पहले उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, जब उन्होंने कहा हम तो बचपन से टिकट लेकर आते हैं, उसके बाद हम कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, और फिर जब कांग्रेस टिकट नहीं देती तो हम आ जाते हैं। इसीलिए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। पहला नहीं है राजेंद्र मधुकर, आप सही कह रहे हैं कि ये पहला स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ओम सैनी जी ने जिस बात की तरफ इशारा किया है वो ये कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये हमारा घर का अंदरूनी मामला है। यानी कि मुख्यमंत्री ने फैसला तो ले लिया है ओम सैनी जी, लेकिन मुख्यमंत्री को कब फैसला वापस करना पड़ जाए ये आशंका, ये संभावना वो खुद भी जानते हैं, इसलिए उनको ये स्टेटमेंट देना पड़ा है या उन्होंने दिया है। देखिए, जब आपके पास में बहुमत होता है, जब आपके पास में बहुमत होता है तो उसके बाद में आप आशंका और लाचारी की बात मत कीजिए। राजस्थान का मुख्यमंत्री इस वक्त किसी के सामने लाचार नहीं है, उनके पास में सब कुछ सारा सिलसिला बना हुआ है, उनकी अपनी हैसियत है। और ये जो नौजवान किस्म के जो विधायक साहब हैं वो
जो बोलने की जैसी ऐसी उनकी आदत है, उसके लिए मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा हास्यास्पद दृश्य बनता है। सारी राजनीति में लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, और पत्रकार भी इनकी उस बात को ऐसे ही दर्ज कर लेते हैं, तो वो बात चल रही है। आपकी ये बात बहुत सही है कि ऐसे नेताओं पर, ऐसे नेताओं को मीडिया में जगह देना, ऐसे नेताओं को जनता द्वारा चुना जाना, अगर ये गलत है, अगर इनकी बयानबाजी सही नहीं है, मैं अगर इसलिए बोल रही हूँ कि अभी उनका कहना है, और जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी लगातार पिछले कल रात 10 बजे से लेकर अब तक बीजेपी का पूरा सोशल मीडिया इस बात को लेकर ट्रेंड कर रहा है एक तरह से कि महिला अत्याचार का विषय उठाया, इसलिए राजेंद्र गुढ़ा को जाना पड़ेगा। इतिहास में दर्ज हो गए राजेंद्र गुढ़ा जो अपनी एक सीट किसी तरह, राजेंद्र गुढ़ा की हैसियत राजनीति में कम से कम आज अपनी एक सीट निकालने से ज्यादा नहीं है, वो सीट भी निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी ये उन्हें तय करना है। इसीलिए अगर हम राजेंद्र मधुकर की बात को माने, आप सब लोग प्लीज अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए, ताकि जो डिस्टर्बेंस आप लोगों की तरफ से किसी एक जने से आ रही है लेकिन पूरा शो डिस्टर्ब हो रहा है। तो श्याम झा बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। श्याम झा जी, क्या बात है, आप लोग सब अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। श्याम झा जी, क्या बात है कि कांग्रेस के मंत्री की बर्खास्तगी पूरी की पूरी लहर उमड़ आती है बीजेपी के नेताओं, मंत्रियों, कार्यकर्ताओं के द्वारा कि गुढ़ा कितने बड़े महान नेता हैं कि उन्हें बर्खास्त करके अशोक गहलोत ने पता ना कितनी बड़ी गलती कर दी। मीना शर्मा जी, हमें इस चीज को ऐसे देखना चाहिए कि बात ये नहीं कि गुढ़ा जी कोई महान नेता है या राजस्थान के रोल मॉडल हैं तो उनको बर्खास्त करना कोई बड़ी बात है, लेकिन और मैं कोई बयानबाजी जो गलत बयानबाजी होती है या जुबानी तलखियाँ होती है उसको कहते ही इस चीज़ में बढ़ावा या राजनीति के लिए उसको अच्छा नहीं मानता, लेकिन इससे पहले भी एक बार नहीं कई बार ऐसे अवसर आए हैं जब गुढ़ा जी ने इस प्रकार के बयान दिए, तब एक्शन नहीं लिया गया उनके खिलाफ। तो क्या ऐसी मजबूरी थी गहलोत साहब की, उस समय इनको बर्दाश्त करते रहे जब उन्होंने कहा कि एक फॉर्च्यूनर पे सरकार आ जाएगी। एक बार तो धारीवाल जी के लिए कहा कि अलाइनमेंट आउट हो गया, डोगरा बावड़ा हो गया। तो इस तरह के बयान बार बार उनके कई बार इस तरह के बयान आते रहे। उस समय एक्शन के मोड में नहीं नजर आई कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार। लेकिन जब वो महिला उत्पीड़न की बात लेकर के प्रश्न उठाते हैं, ऐसे समय में अगर उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो वो एक विचारणीय प्रश्न है। उसमें हमें सोचना चाहिए कि क्या राजस्थान सरकार जो बलात्कार में भारत में नंबर 1 पे गहलोत सरकार ने उसको पहुंचा दिया है, तो क्या महिला उत्पीड़न की बात उठाना, जो कि सच बात है, जो इनके पार्टी के विधायक ही कहती है दिव्या मदेना कि मैं खुद सुरक्षित नहीं हूँ, ऐसी सरकार जिसकी खुद विधायक, क्योंकि एक आम जनता कोई विधायक को वोट देने जाता है तो ये सोचता है कि वो मेरी रक्षा करेगा, मेरे अच्छे बुरे वक्त में मेरा सहयोग करेगा, मेरी मदद करेगा। जब एक विधायक ये बोल दे कि मैं खुद सुरक्षित नहीं हूँ, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस सरकार को यह चिंतन करना चाहिए कि अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है और आप उस पर कार्रवाई कर रहे हैं तो आपकी नीयत क्या है, आप चाहते क्या है। जहां राजस्थान में पर डे 15 से 16 बलात्कार रोज होते हैं। अशोक गहलोत की, वो तो कांग्रेस के प्रवक्ता ही बेहतर बता सकते हैं, उन्हीं से समझेंगे। पौरुष भारद्वाज कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन गुलाब बत्रा जी, सवाल ये उठता है, राजस्थान की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग और आम आवाम दोनों ये जानना जरूर चाहते हैं कि आखिर गुढ़ा बार बार ऐसे बयान क्यों देते थे, और एक मंत्रिमंडल के मंत्री को अपनी सरकार के बारे में क्या ऐसे बयान देने चाहिए। मैं इसके आज के घटना चक्र को, जो मुझे महाभारत का प्रसंग याद आ रहा है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भगवान कृष्ण की भूमिका में है, और जैसे शिशुपाल के लिए भगवान कृष्ण ने कहा था कि 100 गलतियां मैं माफ करूंगा, 101वीं गलती माफ नहीं करूंगा। तो आज पिछले 1 साल से अगर देखें, पिछले 1 साल से गुड्डा जी के वक्तव्यों को, जो चेतावनियां जिस तरह की इन्होंने बराबर जो बयानबाजी करते रहे हैं, बयानवीर के रूप में भी कह सकते हैं,
और 101 भी गलती उन्होंने स्वीकार नहीं की मुख्यमंत्री ने, और घर बैठे बैठे और उनको घर बिठा दिया। यानी कल मुख्यमंत्री अस्वस्थ होने के कारण विधानसभा में नहीं आ रहे, लेकिन विधानसभा के पटल पर राजेंद्र गुढ़ा ने जिस तरह का बयान दिया, और चूंकि उसी प्रतिपक्ष के नेता ने और 164 संविधान के अनुच्छेद 164(2) के एक मुद्दा उठा करके कहा कि सामूहिक जिम्मेदारी है, अगर सरकार का एक व्यक्ति और सरकार के खिलाफ इस तरह के अनर्गल बयानबाजी कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री ने हाथों हाथ 6 घंटे के अंदर अंदर ये सारा अगर परिदृश्य देखें आप सारा, जिस तरह राजेंद्र गुढ़ा ने महिला अत्याचार को लेकर के और बयानबाजी की और मणिपुर की घटना के उसमें उत्तेजना फैलाई गई, कांग्रेस के लोगों ने और बीटीपी के लोगों ने नारेबाजी की, तख्तियां लहराई, उसके बीच में और इस रूप में कहते कि सच कहना, मुझे याद आता था एक कहावत थी उसमें, सच कहना बगावत है तो समझो हम भी भागी हैं। यानी इस तरह का एक माहौल पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं लगातार। राजेंद्र गुढ़ा, आपको ध्यान हो, और ये तारीख भी देखिए आप, कल 21 जुलाई थी, 21 नवंबर 2021 को उनको मंत्री बनाया गया था। आप याद करिए, जब मंत्री बनाया गया था उनको जो विभाग दिया था सैनिक कल्याण, उसमें नाराज हुए वो, 2 दिन उन्होंने कार लौटा दी, मंत्री पद ग्रहण नहीं किया। मुख्यमंत्री ने बराबर बुला के समझाया और तब जाकर के यार वो शामिल हुए सारा, और कल 21 नवंबर 21 को मंत्री बने और 21 जुलाई को बर्खास्त हो गए। अशोक गहलोत के पिछले कार्यकाल में आप देखिए, उसमें भी मंत्री बने थे, उनको जनशक्ति विभाग दिया था, लेकिन उससे पहले जब प्रतिपक्ष में रहते हुए भी, अगर पत्रकारों को याद होगा, विधानसभा में जो उनका एक रवैया होता था, एक जेब में हाथ डाल के आने का, हेड पहन के आने का, तो ऐसे लगता था जैसे कोई कॉलेज स्टूडेंट और विधानसभा में प्रवेश कर रहा है। ये इस तरह का एक माहौल दिखाई देता था। और इस बीच में जो उन्होंने बयान के माध्यम से अपनी राजनीति को, उदयपुर शेखावाटी से पिछली बार वो 5,900 वोटों से जीते त्रिकोणीय संघर्ष में, लेकिन ये बात सही है कि उन्होंने कहा कि उसमें जो सरकार को बहुमत दिलाना था उनके पक्ष में आए। उससे पहले भी जब बसपा से एमएलए बने थे तब भी अशोक गहलोत का उन्होंने, जैसा भाई ओम जी ने कहा, कि बराबर सरकार को समर्थन दिया, लेकिन एक सीमा होती है। तीसरा कारण एक और भी है, जो पिछला उनका घटना चक्र, एक तो बयान, आपको ध्यान होगा जो जयपुर में सचिन पायलट की सभा हुई थी, उसमें उन्होंने करप्शन का मामला उठाया था, सरकार पर करप्शन का आरोप लगाया था, क्योंकि वो सदन के बाहर सारे बयान थे, लेकिन कल का जो बयान था उनका सदन के पटल पर था, वो सरकार के एक अंग थे, और सरकार के अंग के नाते उन्होंने जो जिस तरह की बात कही है, निश्चित रूप से एक संवैधानिक संकट था सरकार के सामने, और मुख्यमंत्री ने समझबूझ से उठाया। रहा सवाल राजेंद्र गुढ़ा के राजनीतिक भविष्य का, उन्होंने उससे पहले ओबीसी से भी, सांसद मुस्लिम नेता ओबीसी से भी मुलाकात की है, हालांकि उन्होंने कहा कि शिष्टाचार भेंट है, वो अच्छे सांसद हैं, तो वो अच्छे सांसद है तो कम से कम अच्छे विधायक भी तो बने, ये अनुसरण अगर उन्होंने कहा है, और आगे उनका उदयपुर वाटी में और मुस्लिम मुद्दों के साथ जुड़ाव की अगर ये भेंट है या क्या, उसकी सोची समझी रणनीति है। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि सोमवार को मैं कुछ और खुलासा करूंगा, यानी वो अपने आप को एक राजनीति का एक केंद्र बिंदु बनाए रखने की कोशिश में है। अभी आगे आप देखिए कि सोमवार को उनका विधानसभा में क्या रुख रहता है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर आगे क्या कदम उठाते हैं, ये देखना होगा। जी, बहुत जो अहम बात गुलाब बत्रा जी आपने कही है कि जिस तरह का उनका व्यवहार रहा विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर, एक विधायक और सरकार में रहते हुए एक मंत्री को राजनीतिक शुचिता का ध्यान और मर्यादाओं का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। राजेंद्र गुढ़ा ने वो नहीं रखा, लेकिन राजनीति में स्वच्छंदता या राजनीति में स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बहुत हल्की सी बारीक सी दीवार होती है, और उस दीवार को जो लांघता है उसके साथ ये प्रतिफल के रूप में मिलता है। ये अशोक गहलोत ने बहुत फास्ट डिसीजन लेकर ये एक तरह से संदेश भी दिया, जनता को भी संदेश और राजेंद्र गुढ़ा को भी संदेश। लेकिन ओम सैनी जी, बीजेपी को लगता है, जैसा कि बीजेपी के श्याम झा ने, कि मुख्यमंत्री की नीयत में खोट है, नीयत सही नहीं है, इसलिए इस समय पर यह फैसला लिया। इससे पहले अलाइनमेंट की बात की शांति धारीवाल के, तब भी कुछ नहीं बोले, करप्शन पे सवाल उठाया तब भी नहीं बोले, तो मुख्यमंत्री की नीयत जो है वो उस पर शक होता है। अगर बीजेपी इस तरह की बात प्रचारित करती है, लोगों के बीच लेकर जाती है, तो जनता क्या इस बात को समझेगी? जनता इसे किस रूप में लेगी, मुख्यमंत्री की सोच को? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लोकसभा के बाहर
जो बयान दिया मणिपुर को लेकर के, उसमें दो स्टेट को खट से बांध दिया साथ साथ के अंदर, राजस्थान और झारखंड। इन दोनों को एक एक जगह खड़ा करने की कोशिश की, जिसकी आलोचना हो रही है बहुत, कि मणिपुर से क्या कंपेयर कर रहे हैं। राजस्थान में एक महिला के साथ में ऐसा हुआ तो उसके तो तीनों मुलजिम आज जेल में पड़े हुए हैं, 4 घंटे में ही सब लोग अरेस्ट हो गए। माननीय, राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 पर है। एवरेज 15 से 16 बलात्कार डेली होता है यहाँ पे। श्याम जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप अभी उनको नहीं मीना जी, अगर ये गलत बात करेंगे तो मेरा फर्ज है बोलने का। आपके पास जब आऊंगी तो वो बीच में नहीं बोलेंगे। श्याम झा जी, जब मैं आपके पास आऊंगी तो ओम सैनी जी बीच में नहीं बोलेंगे, प्लीज उन्हें बोलने दीजिए, और आपकी जब बारी आई तब आप बोलिए। जी ओम सैनी जी। देखिए, जिस तरीके के राष्ट्रीय आंकड़े आए हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री का भी अपना एक जवाब है, उन्होंने आज जवाब दिया है, उसको छोड़ दीजिए, मैं उस तक नहीं जाना चाहता। मैं तो स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से राजस्थान को उसके अंदर जोड़ा, ये एक ऐसे मौके पर, जबकि मणिपुर की उनको लेकर के पूरा देश शर्मसार हो रहा था, ये उन्होंने भी कहा, और शर्मसार महसूस कर रहे थे अपने आप को, उस वक्त आपने ऐसे दो राज्यों को अटकाया। तो ये कि सियासत का एक अपना सिलसिला है जो ऐसे मौके पे नहीं होना चाहिए। जितने भी राजनीति के जानने समझने वाले लोग हैं, जो इत्तेफाक ना इत्तेफाक कुछ भी रखते हो, लेकिन ऐसे वक्त में ऐसी सियासत नहीं करेंगे। उसको लेकर आलोचना हो रही थी, उसी बात को लेकर के, और इन साहब ने जिस तरीके से अपना जो बयान दिया है, ये तो उसमें था कि जैसे जलती में और घी डाल दिया हो आपने। ये आप राजस्थान के मंत्रिमंडल के एक सदस्य होकर के आप ऐसी बात कह रहे हैं जिसको कि पूरा देश नकार रहा है, उसको उसमें शामिल करना चाहते हैं। आप भी प्रधानमंत्री के साथ में वही बात बोलना चाहते हैं जो कि वो बोल चुके हैं, राजस्थान को उसमें लपेट रहे हैं। तो आपको वहां पर अपने आप को अलग करना चाहिए। आप वहीं बोल रहे हैं और हाउस में बोल रहे हैं, हाउस में बोल करके आपने वो भी एक गुनाह कर दिया कि कलेक्टिव डिसीजन जो होना चाहिए, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो मामला है, उसको समझ करके अगर आप किया होता तो ये बात नहीं होती, लेकिन उसके बाद में हुआ। तो ये कौन पसंद करेगा इस बात को कि मणिपुर के साथ में राजस्थान को जोड़ दिया जाए। जैसे मणिपुर के अंदर औरतों को नंगा करके घुमाया, उनके साथ में उनके जिस्मानी उसको छेड़ा, सब कुछ किया, सब पता है, वो वायरल हुआ है। तो आप ऐसा कर रहे हो तो बहुत बड़ा गुनाह है। आपने बिल्कुल भी अपनी उसका कोई वो दिया नहीं कि आप बड़े समझदार हैं आप, या बहुत ज्यादा आपका अनुभव है विधायक के रूप में। आप उसका आपने कोई परिचय नहीं दिया, आपने तो एक नादानी का परिचय दिया, और उस नादानी का यही हो सकता था हाल। और वो भी, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये कह करके कि हमारा अंदरूनी मामला है, ये हमारे घर का मामला है, मुख्यमंत्री ने सारी बात को रोकने की चेष्टा की है कि भाई अगर आप यहीं पर रुक जाएं तो काफी है, वरना तो वो जो घोषणा की है उन्होंने कि सोमवार को वो बड़ा खुलासा करेंगे और बोलेंगे, तो वो अलग बात होगी। और दिव्या का जो बोलना रहा, उनको भी सोचना चाहिए कि कहाँ बोल रही है, कैसे बोल रही हैं, और उनके साथ में क्या हो गया, किसने किया ये भी पता है, किन से उनको डर है वो भी पता है, सब जान रहे हैं, पूरा प्रदेश जानता है। और दिव्या की जो स्थिति है, वो कोई महिपाल की लड़की है, तो उसके साथ साथ महिपाल तो हमारे साथ में पढ़ा हुआ है ना, इसलिए बोल रहा हूँ, उसके पिता हमारे साथ में पढ़े हैं इसी राजस्थान यूनिवर्सिटी में, और लेकिन उसके दादा, उनका एक सम्मान है, उनके साथ में ऐसा कभी हो सकता है क्या? लेकिन ये मौका नहीं है ऐसी बातें कहने का, कहा उसका ही परिणाम है। जी, राजनीति में राजेंद्र गुढ़ा की नादानियों को हमने, मीडिया ने, पत्रकारों ने और राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने जो तरजीह दी, उसका भी कहीं ना कहीं नतीजा है। अगर उस मखौल को हम जगह नहीं देते हमारे अखबारों में, हमारे टीवी चैनल में, अगर उसका बहिष्कार किया जाता राजनेताओं के द्वारा, स्पष्ट रूप से कहा जाता कि ये राजनीतिक मर्यादा नहीं है, और इन्हें अगर विधायक बनकर भी इस बात का ध्यान नहीं है तो वो कब रखेंगे, तो शायद आज राजेंद्र गुढ़ा ऐसी बयानबाजी, चाहे और संवैधानिक मर्यादा का लिहाज भी उन्हें होना चाहिए कि सदन के अंदर जब वो हैं, सरकार के मंत्री जब वो हैं, तो सदन के अंदर वो कौन सी भाषा, कौन सी बात बोल सकते हैं और कौन सी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन श्याम झा, जितनी आपको सहानुभूति है राजेंद्र गुढ़ा से, क्या आने वाले समय में राजेंद्र गुढ़ा की राजनीति में बीजेपी का सहयोग मिलेगा? देखिए मीना शर्मा जी, राजेंद्र गुढ़ा जी कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस में मंत्री रहे हैं अभी, और हाल फिलहाल कांग्रेस के विधायक माने जाएंगे। तो कांग्रेस उनका भविष्य तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी भविष्य तय नहीं करेगी उनका।
नहीं, मैंने तो आने वाले समय का पूछा है, जब आपको इतनी सहानुभूति है, पूरी बीजेपी राजेंद्र गुढ़ा की पैरवी कर रही है, आप मानते हैं कि उन्होंने विधानसभा में जो बोला वो सही है? देखिए मीना शर्मा जी, दो चीजें हमें समझनी पड़ेगी। इसमें राजेंद्र गुढ़ा जी के साथ हमारी सहानुभूति नहीं है, लेकिन राजेंद्र गुढ़ा ने जो घटना हमें समझना पड़ेगा कि घटना घटी, जिस प्रकार से उन्होंने कुछ सच बात रखी, उस वजह से उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उस घटना को लेकर के हमें नाराजगी है और उस घटना को लेकर के हमने रिएक्ट किया है। और जिस प्रकार से ओम सैनी जी अभी बोल रहे थे, इनको ये सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। एक लिमिट तक किसी की पैरवी करनी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। इनके अशोक गहलोत जी से अगर श्याम झा जी मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। मैं मेरी बात पूरी कर सकता हूँ क्या? नहीं, प्लीज आप किसी पर भी व्यक्तिगत आरोप हमारे शो में नहीं लगाएंगे। आपको ओम सैनी जी की बात अच्छी नहीं लग रही है, आपको ओम सैनी जी की बात अच्छी नहीं लग रही है, आप अपने तर्क से अपनी बात को रखिए। आपको इस बात में नहीं जाना है, आपको इस बात में नहीं जाना है, आपको इस बात में नहीं जाना है कि उनके किससे क्या रिश्ते हैं। हम ये चर्चा करने के लिए यहाँ नहीं बैठे। मीना शर्मा जी, क्या मैं मेरी बात रख सकता हूँ? आप तार्किक जवाब बात रख सकता हूँ आपके यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से मणिपुर की घटना के लिए शर्मिंदगी जाहिर की और तमाम राज्य, देश के सभी राज्यों के लिए उन्होंने आग्रह किया कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। क्या अशोक गहलोत जी को, जो राजस्थान बलात्कार में भारत में नंबर 1 पर है, क्या उन्हें शर्म आती है? जहां पर राजस्थान में लगभग 15 से 16 बलात्कार रोज होते हैं, क्या उन्हें शर्म आती है? क्या उन्होंने कभी शर्मिंदगी जाहिर की? वो अपने केवल हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, इस तरह की बातें करके आज तक महिलाएं घर में सुरक्षित नहीं है, रोड में सुरक्षित नहीं है, अस्पताल में सुरक्षित नहीं है। क्या उन्हें शर्म नहीं आनी चाहिए? आज तक उन्होंने आगे आकर कभी बोला कि राजस्थान में इस तरह की घटनाएं हो रही है, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ? राजस्थान की जनता से माफी मांगने की कोशिश की उन्होंने? क्या उन्हें गर्व है इस बात का कि उन्होंने राजस्थान को बलात्कार, राजस्थान को रेपिस्तान बना दिया? इसका क्या उन्हें गर्व महसूस होता है? किसी भी मुख्यमंत्री को इस पर गर्व नहीं हो सकता। आप अपनी भाषा का जरूर ध्यान रखें। और एक बात मैं सभी से, बीजेपी, कांग्रेस या फिर हमारे जो भी अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ आते हैं, जब आप लोग ये कहते हैं कि बलात्कार में नंबर 1 हो गया, कैसे कह सकते हैं आप लोग? मतलब बलात्कार हो गया कि कोई अवार्ड हो गया? आप लोग प्लीज, अगर कोई शब्द, कोई बात, कोई गरिमा, कोई मर्यादा, सब चीजों का ध्यान रखिए। बलात्कार एक नकारात्मक शब्द है, अभिशाप है हमारे समाज में, और उस पर अगर आप अभिशाप को दूर कौन करेगा? अगर हम आज राजस्थान ये अभिशाप दिया किसने? आप ये कहें कि सरकार को इस चीज के लिए शर्म आनी चाहिए, राजस्थान सरकार को। तो आपको ये कहना चाहिए राजस्थान में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही, आप जरूर कहें और उस दम पर आप अपनी सरकार भी लाएं। बीजेपी ये बात कह सकती है, लेकिन आप खुद आत्मविश्लेषण करिए। श्याम झा, मणिपुर की घटना से राजस्थान की घटना को जोड़ना कितना सही है? देखिए, मणिपुर की घटना को राजस्थान की घटना से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन हम राजस्थान में रहते हैं, मणिपुर की घटना अलग है। वहां जो भी कार्रवाई होनी होगी, वहां की राज्य सरकार देखे, केंद्र सरकार देखेगी। लेकिन राजस्थान की बात हम कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से राजस्थान में जो घटनाएं घट रही है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है उस अपराध रोकने की? आपने कहा कि 4 घंटे में पकड़े गए। अरे पकड़े गए 4 घंटे में, बात वो नहीं, क्या अपराधियों में भय है इस तरह का? क्या क्राइम रोक पा रही है सरकार? सरकार पूरी तरह से विफल है अपराध रोकने में। आपने 4 घंटे में पकड़ लीजिए, 2 घंटे में पकड़ लीजिए, 2 मिनट में पकड़ लीजिए, लेकिन भय होना चाहिए अपराध करने वाले के मन में कि मैं अपराध करूं या ना करूं, तब जाके सरकार की जीत है। अपराधों में अंकुश नहीं लग पा रहा है और यह सरकार का फेलियर है। ठीक है, आपकी बात सही है, और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री कांग्रेस के या कांग्रेस की सरकार, दोनों को ही, और वो आत्मविश्लेषण कर भी रहे होंगे। लगातार अपराध पर नियंत्रण की जिस तरह से यहाँ पर राजस्थान पुलिस काम कर रही है, वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन हाँ, सुरक्षित नहीं है महिलाएं, लगातार इस तरह के केसेस आ रहे हैं, लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। राजस्थान इससे बदनाम हो रहा है। ये न मुख्यमंत्री के लिए अच्छा है, न सरकार के लिए, न हम सब लोगों के लिए। लेकिन राजेंद्र गुढ़ा ने जो स्टेटमेंट दिया है, राजेंद्र गुढ़ा ने पहली बार नहीं कहा इस तरह विधानसभा के अंदर एक विधायक को अपनी सरकार के विरोध में इस तरह का बयान क्या देना चाहिए? क्या बीजेपी की सरकार में कहीं ऐसा होगा किसी भी प्रदेश में?
और या आने वाले समय में आपके प्रदेश में कभी ऐसा होगा तो क्या इसे आपकी पार्टी स्वीकार करेगी? देखिए मीना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासनात्मक संगठन है, अनुशासन के हिसाब से चलती है। पिछले 4 साल से जो हाई वोल्टेज ड्रामा जो कांग्रेस सरकार का चल रहा है और जो कांग्रेस पार्टी का चल रहा है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक पूरे देश ने वो हाई वोल्टेज ड्रामा देखा है। इस सरकार के खिलाफ अनशन भी किया गया, सरकार के कार्य के खिलाफ रैली भी निकाली गई, सरकार के खिलाफ विधानसभा तक में प्रश्न उठाए गए सरकार के मंत्रियों द्वारा। तो ये तो पहली बार मेरे 45-46 साल के जीवन में पहली बार मैंने इस तरह की घटना देखी कि राजस्थान में सरकार के खिलाफ सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक लगातार 4.5 साल से मुखर है। तो ये तो कांग्रेस को इस चीज का चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि वहां अनुशासन, जिस प्रकार से अगर घर की बात होती है वो घर के अंदर होती है, जब वो रोड तक पहुंच जाए और रोड से दूसरे राज्य तक पहुंच जाए तो वो बात घर की नहीं रह जाती मीना जी। तो ये तो कांग्रेस पार्टी को चिंतन करना चाहिए इस चीज का, बाकी भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की घटना होना असंभव है। जी, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता ही नहीं है, ये बात आपकी समझ में आती है। अनुशासन भले ही वहां पर भीतर में गुटबाजी कांग्रेस से ज्यादा हो, लेकिन वहां पर परिवार का, हाँ मीना जी, वो परिवार की बात होती है, परिवार में ठीक है, कोई बात होती है, आपकी समझ में आती है, जनता भी इस बात को देख रही है। और यही वजह है अगर कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में, राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा तो इस बात का भी बड़ा नुकसान होगा। अगर नुकसान होता है, अगर जनता उनके साथ नहीं जाती है, जनता अगर उनके साथ जाती है तो मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाएं उसमें फायदा देगी। लेकिन गुलाब बत्रा जी, श्याम झा ने जिस बात की तरफ अभी इशारा किया, कांग्रेस पार्टी के भीतर राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त कर देने से क्या अंदरूनी जो गुटबाजी और कलह है वो मिट जाएगी? क्या ये मुख्यमंत्री का संदेश काफी है? देखिए, इस बार जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीसरी बार शासन सत्ता की बागडोर संभाली थी, उस समय स्पष्ट बहुमत का अभाव था और उस बहुमत के लिए उन्होंने जो बसपा, पिछली बार की तरह बसपा के जो एमएलए थे 6, उनको अपने साथ जोड़ा और वो भी शामिल है, कुछ निर्दलीय शामिल है। इस तरह की सरकार, एक तरह के गठबंधन तो इसके नहीं कह सकते हम, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी राजनीतिक समझबूझ और उनकी जो एक राजनीतिक चातुर्य है उसका अनुसरण करते उन्होंने अपनी सरकार को कायम रखा। और निश्चित रूप से एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते भी और एक मीडिया कर्मी के नाते से हम समझ सकते हैं, जब इस तरह के समझौते और से सरकार चलाई जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं बातें आती हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो ये राजनीतिक समझबूझ और संवैधानिक संकट, इन दोनों में तालमेल बना के रखा है, उसका एक संदेश अपने पार्टी के लोगों को भी देने का उनका एक संकेत है। क्योंकि जो 6 लोग बसपा के लोग एमएलए बने थे और इन्होंने कांग्रेस के लोगों को हराया था, कांग्रेस को हरा करके सरकार के साथ जुड़े थे। यानी एक तरफ चुनाव के मैदान में इन्होंने पार्टी का विरोध किया कांग्रेस का और उनसे चुनाव लड़ करके चुनाव जीते और सरकार को बहुमत दिलाने के लिए सरकार के साथ आए। और इस तरह की राजनीतिक सौदेबाजी की, अब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, उस राजनीतिक सौदेबाजी का जो लाभ है वो उन्होंने बराबर लिया, मंत्री पद प्राप्त भी किया और बोर्डों में अध्यक्ष भी बने, मंत्री पद का दर्जा भी हासिल किया। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि सरकार सदन के पटल पर जब ये बात आती है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि शिशुपाल को 100 गलतियां माफ की, लेकिन किसने 101वीं गलती स्वीकार नहीं मानी। और मुख्यमंत्री का ये संकेत और संवैधानिक कदम अपरिहार्य था। अगर ऐसा नहीं करते, दूसरा एक संदेश उन्होंने ये दे दिया, क्योंकि ये 6 लोग हैं जो बसपा से चुनाव जीते थे, अब इनको आगे कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया जाए या नहीं जाए, क्योंकि जो लोग पराजित हुए थे वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का एक एसेट्स है, अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। और ठीक है कि इसमें सरकार को समर्थन था इसलिए बसपा के एमएलए को शामिल किया गया, लेकिन अगला जो चुनाव आने वाला है विधानसभा का, वो जो पराजित कैंडिडेट थे कांग्रेस के, वो निश्चित रूप से दावेदारी करेंगे कि हमने पिछले 5 वर्षों में संघर्ष किया, इन लोगों ने तो मलाई खा ली, अब हमारा नंबर है। तो निश्चित रूप से जो 6 लोगों की टिकट की दावेदारी थी, या निर्दलीय जो कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ चुनाव जीत कर आए, भले वो पुराने कांग्रेस ही थे, उनके सामने भी ये संकट है। तो जो उनके निर्वाचन क्षेत्रों के जो पराजित उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी के और जो सच्चे मन से अपना काम कर रहे हैं राजनीतिक कैरियर बनाने के लिए, तो उनको भी ये संदेश अशोक गहलोत ने दिया इस
मार्ग थे कि अगर इस तरह की अनुशासनहीनता हुई और जो सीमा और मर्यादा से बाहर हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो एक संदेश देने का, एक राजनीतिक संदेश देने का एक प्रयास है मुख्यमंत्री का। और मैं समझता हूं कि ये आगे जाकर के जो टिकटों का वितरण होगा उसमें अनुशासन की मर्यादा वो निश्चित रूप से दिखाई देगी। जी, अनुशासन कहीं स्थापित करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 4.5 साल बाद भी अगर कर पाते हैं तो आने वाले चुनाव में पार्टी के जो वर्कर हैं वो उससे डिसिप्लिन में रहें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन राजेंद्र मधुकर जी, गूढ़ा की वहां पर जो इस वक्त इक्वेशन है, इस वक्त जो वोटों का गणित है, वो क्या कहता है? क्या वो अपना चुनाव निकाल पाएंगे? ये जो आशंका थी, आप बता रहे हैं कि उन्हें गुर्जरों को साथ लेना था, सचिन पायलट खेमे में जाना था और इसलिए उन्होंने, क्योंकि सैनी उनके साथ नहीं है। अगर वो मुख्यमंत्री की सरकार में थे तो सैनी भी उनके साथ हो सकते थे अगर वो अशोक गहलोत को कॉन्फिडेंस में रखते। हाँ, जो जितने भी जो माली मतदाता है वे शुरू से ही जो है आरएसएस से जुड़े हुए हैं और वे भाजपा को बिलोंग करते हैं। स्वर्गीय मदन लाल सैनी वहां से काम करते रहे हैं, संगठन से जुड़े रहे हैं, तो वो बीजेपी के ज्यादा करीब है और वे गुढ़ा से दूरी बना के रखते हैं। और गुढ़ा, आपने देखा होगा कि पिछला चुनाव था और जब, चूंकि उसके समीपवर्ती जो विधानसभा क्षेत्र है वहां राजकुमार शर्मा है और वो एक दिग्गज नेता के रूप में स्थापित है। वहां बनवारी लाल सैनी को टिकट दी गई थी, उन्होंने टिकट फेंक दी, फोन स्विच ऑफ कर लिया। रवि सैनी फिर वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा। वो रवि सैनी अभी उदयपुर वाटी में आ गए हैं, बीजेपी से जगदीश सैनी रहे, उनके सुपुत्र है। तो यहाँ पर पवन मावंडिया जो झुंझुनू के जिलाध्यक्ष हैं वो आ गए हैं। तो ये एक तरह से यहाँ जो माली बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसे दौर में चूंकि उनके पक्ष में नहीं है, ऐसे में उन्हें एक जाति को साधना है तो गुर्जरों को साधना है। अगर वो उनके साथ, अगर सचिन के साथ सिंपैथी रखते हैं तो निश्चित रूप से गुर्जर मतदाता है उनके साथ रहेंगे और उनको लगता है कि एससी के वोट मुझे मिलेंगे, राजपूतों के वोट मिलेंगे और साथ ही वे गुर्जर वोटों के सहारे इस नाव भाव सागर से पार चले जाएंगे। लेकिन वहां अभी अगर वर्तमान स्थिति ये देखें तो सैनी ये कहते हैं हमें सैनी की आवश्यकता नहीं है, चाहे कोई हो, लेकिन हम गुढ़ा को वोट देने वाले नहीं है। तो यहाँ शुभकर्ण जो है इस वक्त जो है वो उनके पास जो पुराने जो जनसंघ है वो भी है, जो अन्य जो मूल ओबीसी है उनकी बात करें तो वो उनके साथ है। तो अब ये देखना होगा कि गुढ़ा को ये लगता है कि शुभकर्ण को परास्त करना है तो मुझे गुर्जरों को साथ लेना होगा, एससी को साथ लेना होगा। और चूंकि वहां इस बार अगर देखें तो शुभकर्ण थोड़े मजबूत दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में गुढ़ा एक तरह से रुत का व्यापारी है कि हवाओं के रुख को पहचानता है, मौसम वैज्ञानिक है, उन्हें पता है कि इस बार उनको लग रहा है कि सरकार जा सकती है, तो इसलिए अब उन्होंने पल्ला झाड़ लिया और उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि क्या क्या हो रहा है। मणिपुर की घटनाओं को तो उन्होंने जोड़ा है, उनको एक बहाना मिल गया, वो अवसर की तलाश में थे और उसको बुना दिया उन्होंने। ऐसी स्थिति में यहां हम कह सकते हैं कि मोटे तौर से सचिन को प्रभावित करना है और गुर्जर मतदाताओं को अपनी ओर लेना है, मोटे तौर से हम ये कह सकते हैं। जी, लेकिन सचिन को प्रभावित करके भी क्या कुछ मिल पाएगा? ओम सैनी जी, सचिन पायलट की राजस्थान में स्थिति को लेकर अभी भी कोई तस्वीर है वो साफ नहीं है। हर बार कहा जाता है बस अब सचिन की भूमिका तय होगी, बस अब वो समय आ गया, बस अब उनको आला कमान जो है सुन चुका है, लगभग सारी चीजें रोड मैप बन चुका है, मुख्यमंत्री के साथ उनकी 4 घंटे बैठक भी करा दी जाती है, अब जो बयानबाजियों का दौर है वो भी बंद हो चुका है। सचिन पायलट किस भूमिका में नजर आएंगे इस चुनाव में ओम सैनी जी? क्योंकि गुढ़ा एक अकेले नहीं है, बहुत ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां सचिन पायलट जो है वो प्रभावित कर सकते हैं अगर उन्हें जिम्मेदारी दी जाए तो। मेरा ख्याल है कि सचिन पायलट अब जिम्मेदारी के रास्ते पर ही हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि उनको जिम्मेदारी दी नहीं गई है। जो 29 लोगों का वो सिलसिला बना उसके अंदर भी सचिन पायलट हैं और आगे भी जो सारी समितियां बनेगी उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। क्योंकि सचिन पायलट को जब आप एसेट कहते हैं, कांग्रेस पार्टी एसेट बताती है, तो एसेट का इस्तेमाल तो होगा, क्यों नहीं हो रहा है, हो निश्चित रूप से होगा। लेकिन चूंकि उस तरीके से नहीं हो रहा जैसा कि पहले हुआ करता था, तो पहले डिवीजन था, अब तो वो एकजुट हो गए हैं, ऐसा उन लोगों का कहना है, तो हमें मानने में इनका ऐतराज होना नहीं चाहिए।
मैं एक बात लेकिन कहना चाहता हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा, वो ये कि शिवचंद माथुर राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और बीजेपी के कुछ विधायक, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, भैरव सिंह शेखावत के प्रतिपक्ष में हुआ करते थे, तो अपने गले में शिवचंद माथुर की बेटी के साथ में रेप हुआ, इस तरह का किसी रेप को हाईलाइट करने के लिए आए थे। भैरव सिंह जी ने जिस तरीके से डांटा है, मैं गवाह हूं उसका, किसी से सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं, तो पता लगा कि कितनी वो साइजगी थी। वो एक पार्टी का एक जो होता है अपना जो एक स्वरूप होता है वो सामने था। आज की तारीख में ये है नहीं। मेरा ये कहना था कि सियासत की जो शतरंज चली, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जहां बैठे हुए हैं और उन्होंने जब शर्मसार होने का देश के सामने एक बात रखी मणिपुर को लेकर के, तो उसमें जो दो रियासतें, जो दो प्रदेश जो जोड़े, वो सियासत के रास्ते से जोड़े गए। हमारा आरोप यह है, हमें कोई लेन देन नहीं है इस बात से, वो नहीं जोड़े जाने चाहिए थे। मणिपुर की तुलना हो नहीं सकती, जैसा अत्याचार उन लोगों के साथ में हो रहा है, और उसके लिए जो भी जिम्मेवार हैं, कुकी हो चाहे दूसरी जमात के लोग हों चाहे, लेकिन हमारे गृह मंत्री क्या कर रहे हैं जो जाके आए, वो सारी चीजें एक्सपोज हो गई उन पे। मेरा ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनको विचार करना चाहिए। और ये जो अंधानुकरण का जो सिलसिला चला है, भारतीय जनता पार्टी विकसित हो रही थी, स्थापित हो रही थी, आज लेकिन मुझे बड़ा अलग नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी विकल्प था कांग्रेस का, और वो विकल्प अहंकारी नहीं था, वो विकल्प विनम्र था, जनता के प्रति हमदर्द था, झुका हुआ था, अपने प्रदेश के लिए जान देने वाले लोगों का था। अब वो विकल्प कहाँ नजर आता है? अगर आलोचना करनी हो तो यूं की जानी चाहिए ना। आपने ये तो कह दिया हम अनुशासन तो राजस्थान के 25 सांसद बैठ करके, उसके बावजूद राजस्थान का जो हाल हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके बारे में उसकी मदद के लिए क्यों नहीं आती? ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जरा ये ख्याल रखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब जन्म ले रही थी तब मैं भी ये सब देख रहा था, और साथ साथ में हम पढ़ भी रहे थे, और हम इज्जत करते थे उन लोगों की जो अपने आप में आइकन थे, जिनको कि सम्मान दिया जाता था। आज कहाँ है? न तो आज भंवरलाल जी हैं, न आज भैरव सिंह जी हैं, न आज, और न वैसे केंद्र में वैसे नेता रहे जिनके सामने किसी के सामने साधारणतः करने झुकता था। अब तो आवाज ही नहीं निकलती है। मतलब भारतीय जनता पार्टी इसलिए थोड़ी बनी थी कि वो प्रजातांत्रिक स्वरूप ना रखे, वो उस तरीके की ना हो जैसा कि होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना सा कहकर के अपनी बात खत्म करता हूँ, लेकिन ये आपने बोला तो इसमें बोल रहा हूँ। ओम सैनी जी, समय के साथ परिवर्तन लाजमी है, वो चाहे राजनीतिक दल हो, देश हो, राज्य हो, परिवर्तन होता है। लेकिन आपकी बात एकदम सही है, और इस बात से देश के हर नागरिक को इत्तेफाक होना चाहिए, इस बात से हर राजनेता को इत्तेफाक होना चाहिए, इस बात से समाज के हर वर्ग की सहमति होनी चाहिए कि मणिपुर के मुद्दे पर जब देश का प्रधानमंत्री बोले तो किसी भी दूसरी घटना से उसकी तुलना नहीं करे। प्रधानमंत्री सीधे सीधे स्वीकार करे कि जो हुआ है वो गलत हुआ है और ये नहीं होना चाहिए, और हम जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। किसी भी बड़ी गलती पर जब बड़ा मुखिया परिवार का स्वीकार करता है कि गलती हुई है तो उसका समाधान भी जल्दी निकलता है। ये एकदम सही बात है। श्याम, क्या बीजेपी इस बात को स्वीकार करने से कोई गुरेज है? क्या बीजेपी को इस बात से नाइत्तेफाकी है कि मणिपुर में जो हुआ, क्या फर्क पड़ता है वहां पर किसकी सरकार थी? फर्क इस पर पड़ना चाहिए कि वहां पर जो कुछ हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आरोपी सिर्फ वो शख्स, दो लोग नहीं हैं जिन्होंने उन महिलाओं के साथ इस तरह की दुर्घटना को अंजाम दिया। आरोपी तो वो सभी लोग भीड़ में शामिल थे, जो वो सब लोग हैं, और उन सब लोगों को भी उतनी ही कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भीड़ इस वक्त आगे आने वाले किसी भी ऐसे परिदृश्य में शामिल ना हो। श्याम झा। मीना जी, दो चीजें, एक बार तो अभी मैं क्लियर कर दूं, जिस प्रकार से मोदी जी के लिए बोल रहे थे कि उन्होंने केवल 2 राज्यों का नाम लिया, क्या प्रधानमंत्री जी उदाहरण के तौर पे मणिपुर हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, बोलते हैं तो क्या उन्हें भारत देश के तमाम राज्यों का नाम लेना चाहिए था? उदाहरण के तौर पे आप 3-4 राज्यों के नाम ले सकते हैं। देखिए मणिपुर, आप एक बार मेरी बात पूरी कर लूं। जिस प्रकार से मणिपुर, चाहे वो भाजपा शासित हो, वहां उसका भी नाम लिया उन्होंने, उत्तर प्रदेश का भी नाम लिया उन्होंने, तमाम राज्यों के नाम लेना कोई आवश्यकता नहीं है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने खुद इस चीज को शर्मिंदगी वाली बात बताई है, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है, तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने इस विषय को कितना गंभीरता से लिया है। और उन्होंने देश के सामने, मीडिया के सामने आकर के ये बात स्वीकार की है
की गलतियां हो सकती है, लेकिन आप एक तरफ वो आदमी है जो कहीं गलती है तो स्वीकार करके उसको सुधारने की कोशिश करे, एक वो आदमी है जो गलतियां ढक करके झाँप करके और अपनी पीठ थपथपाने में लगे हैं कि हमने ये किया वो किया। तो ये फर्क है दोनों राजनेता में। तो और दूसरी चीज, हर दौर बदलता है, समय के साथ राजनीति बदलती है, राजनीति का स्वरूप बदला है, राजनीति के लोग बदले हैं। तो ये तो बदलाव की बयार है, लोग बदलते रहेंगे। आज मैं और आप यहाँ, हो सकता है कल हम और आप ना रहे, कोई और होंगे। तो समय के साथ हर चीजें बदलती है। तो हम अपेक्षा करें कि वही राम दोबारा वही राम आज तक होते, तो वो संभव नहीं है। प्रकृति परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन होता रहता है। जी श्याम झा जी, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन लेकिन प्रोग्रेसिव हो तो अच्छा लगता है। परिवर्तन प्रोग्रेसिव नहीं है, ये आरोप है ओम सैनी जी का, और वो गवाही दे रहे हैं कुछ उदाहरणों की, भैरों सिंह शेखावत का विधानसभा का नाम लेकर। आज सवाल ये है कि बीजेपी उतनी लोकतांत्रिक नहीं रही है। आज सवाल ये है कि बीजेपी में जिस बुनियाद के साथ बीजेपी का जन्म हुआ है, आज उसका वो स्वरूप नहीं दिखता है। लेकिन आज हमारी चर्चा का विषय वो नहीं है। मैं आपके पास आकर इस बात को समझना चाहती हूँ श्याम झा जी, कि जब एक पार्टी, एक सरकार पे किसी भी घटना को लेकर कोई भी सवाल किया जाता है, तो वो दूसरी घटना का जिक्र करके, तुलना करके उससे बचने का रास्ता निकालती है। क्या देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है? देखिए बीना जी, ये दो चीजें आपने, एक तो कहा बीजेपी अब लोकतांत्रिक नहीं रही, तो ये आरोप आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। इसके पीछे क्या आधार है आपको बताना चाहिए। मैंने नहीं कहा श्याम झा जी, आपने सुना नहीं, टीवी के माध्यम से अगर आपने बात कही है तो आपको ये मैंने कहा, पूरे दर्शकों को आपको बताना चाहिए कि बीजेपी लोकतांत्रिक मैंने कहा, उदाहरण किया है। मैंने ये कहा, आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा ओम सैनी जी ने कुछ उदाहरणों के साथ ये आरोप लगाया है, ये उनका कहना है, ये उनका ऑब्जर्वेशन है। सही है गलत है इस डिबेट में हम नहीं जा रहे। हम आपसे दूसरा सवाल कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ। वो सवाल ये है कि क्या एक पार्टी, एक दल, एक सरकार कोई गलती करने पर दूसरी गलती का उदाहरण देकर बचने का जो रास्ता अपनाती है, क्या वो सही है श्याम झा? मीना जी, ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर कोई गलती है तो आप दूसरी गलती का उदाहरण देकर के आप सही हो सकते हो। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। ये हर तरह से, चाहे लोकतांत्रिक तरीके से देखे, चाहे सामाजिक दृष्टि से देखे, हर तरीके से गलत है। और रही बात राजस्थान की, चूंकि मैं राजस्थान में रहता हूँ, मेरी यहाँ पैदाइश है, मैं पला बड़ा हूँ और मैं राजस्थान में रहता हूँ, तो मैं राजस्थान की बात करता हूँ। मैं कोई मणिपुर से उसको कंपेयर नहीं कर रहा, ना मैं मणिपुर की घटना को कंपेयर करके और मणिपुर की घटना को छोटी करना चाह रहा हूँ और राजस्थान की घटना को बड़ी करना चाह रहा हूँ। ये मेरा कतई मकसद नहीं है। मणिपुर की घटना बहुत बड़ी है। अगर आप मणिपुर की बात करें तो मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ कि मणिपुर की घटना शर्मसार करने वाली है, पूरे देश को शर्मसार करने वाली है, मानवता का शर्मसार करने वाली है। श्याम झा, जब पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आते हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी होती है कि आप जनता से मिले, फीडबैक को आप पार्टी और सरकार तक पहुंचाएं। क्या आपको लगता है कि मणिपुर में जो भीड़ थी, उस भीड़ की भी सजा मुकर्रर हो? बिल्कुल मीना जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से लाखों दर्शक हैं आपके, उनके सामने स्वीकार करता हूं कि घटना शर्मसार करने वाली है। सरकार के लिए वो एक कलंक की बात है। कुछ कलंक ऐसे होते हैं जो मिटते नहीं है मीना जी, ये उन्हीं कलंकों में से एक है जी। राजस्थान पे भी अगर हम बात करें तो वो अलग विषय है, लेकिन अगर मणिपुर की बात करेंगे तो वास्तविकता है ये कि ये कलंक है। ये हंसने की बात नहीं है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर आप नहीं, मजाक नहीं, आप फिर राजस्थान ले आए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब मणिपुर की बात कीजिए, राजस्थान मत कीजिए। हम चर्चा राजस्थान की ही कर रहे हैं, हंसने की बात नहीं कर रहे। आप जिस शास्त्री से अपनी बात कह रहे हैं, मैं उसको समझ रहा हूँ। दुर्भाग्य। हाँ, मैं ये इसलिए कि जिस चतुराई से आप राजस्थान को जोड़ रहे हैं, इसलिए मैं उसमें हंस के और क्या करूं मैं? आप फिर लिया है राजस्थान को। ओम सैनी सर, वो उनकी जिम्मेदारी भी है, पार्टी का पक्ष लेकर के है, तो वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम है। मैं श्याम झा जी, आप मुझे ये बताइए, राजेंद्र गुढ़ा को क्या बीजेपी ले सकती है? क्या राजेंद्र गुढ़ा को बीजेपी टिकट दे सकती है? देखिए,
ये आप ही बता दीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता का फर्ज निभा रहे ओम सैनी जी बताना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, कांग्रेस कहने में तो अखबार का फर्ज, सैनी अगर सर, आप मैं कहें तो मैं बोलूं। ओम सैनी जी, जी, मैं जी। आपके पास आऊंगी, आप बोलिए प्लीज श्याम झा। देखिए मीना जी, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन ये तय करने के लिए और ये बोलने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, और ये पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं राजस्थान के, चाहे हमारे केंद्र के, वो लोग देखेंगे। अब राजनीति में सब कुछ संभव है, कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जो असंभव है। जी, ऐसे में एक सवाल और बनता है श्याम झा आपसे कि राजेंद्र गुढ़ा का जो व्यक्तित्व रहा है राजनीति में, जिस तरह के बड़बोले हैं वो, जिस तरह से राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं वो, क्या बीजेपी उसका समर्थन करती है? अगर ऐसे विधायक को या ऐसे राजनेता को आप पार्टी में शामिल करते हैं तो क्या आप उन सब का समर्थन भी करते हैं? मीना जी, अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कहूं तो राजेंद्र गुढ़ा जी का जो व्यक्तित्व है, इस तरह के व्यक्तित्व को भारतीय जनता पार्टी में कहीं स्थान नहीं मिलना चाहिए। अगर मुझसे कहीं पार्टी रायशुमारी करेगी या मुझे मेरे विचार पूछेगी तो राजेंद्र गुढ़ा जैसे व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है। बाकी जो चूंकि मैं अधिकृत नहीं हूँ इस चीज के लिए, तो इसमें मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। जी, बहुत स्पष्टता और बेबाकी के लिए शुक्रिया आपका। कम से कम आपने स्वीकार किया कि राजेंद्र गुढ़ा जिन राजनीतिक संस्कारों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं उनकी जगह राजनीति में नहीं होनी चाहिए। ओम सैनी जी, अब आप बोलिए सर। मैं ये कह रहा था कि हमारे जो जल मंत्री हैं, जो दिल्ली वाले जल मंत्री जो हैं, उन्होंने कहा कि अभिनंदनीय है आपका ये जो कर्तव्य है जो आपने किया जो विधानसभा के अंदर, तो वो अपने आप में मुझे बड़ा रोष दिलाने वाला रहा है कि क्या अभिनंदनीय है इसके अंदर। जो कुछ उन्होंने कहा है उसमें कुछ भी तो अभिनंदनीय नहीं है। तो शब्दों का चयन जैसा हुआ है, मैं ये कह रहा हूं कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनको पहचाना जाता है पूरे देश के अंदर कि आप राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप केंद्र की सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको ये सब तो सोच समझ के बोलना चाहिए। गुढ़ा जी ने जो किया वो हौसला उनका अभिनंदनीय है। ये मैं कहना चाहता था कि ये सब बातें नहीं होती है। जो कुछ गलत है वो गलत है, जो कुछ सही है वो सही है। मैं यही कह रहा हूं कि मणिपुर के लिए जब से पूरा देश जब शर्मसार हो रहा है, तो उसके बाद में जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो चीज जोड़ी उस पर मुझे ऐतराज था। मैं ही नहीं कर रहा, पूरा देश कर रहा है। राजेंद्र गुढ़ा को, ओम सैनी जी, राजेंद्र गुढ़ा को अपने मुख्यमंत्री को ये बात किस रूप में कहनी चाहिए थी, विधानसभा के मंच पर नहीं कहकर? जनता की स्पष्टता के लिए ये भी बताएं। वो ये बता दें कि अगर राष्ट्रीय उस पर जो आंकड़े हैं उनके अंदर बताया जा रहा है कि राजस्थान नंबर 1 हो रहा है इस बलात्कार के उसके अंदर, और ये सब कुछ बताया जा रहा है, अगर ये सच नहीं है तो उसको रद्द किया जाना चाहिए, जैसा कि आपने रद्द किया है। और अगर ये सच है तो सचमुच में बड़ी तकलीफ की बात है। उनका ये बयान है कि साहब हमारे यहाँ FIR खट से दर्ज होती है, ये नहीं कि इसको भगा दिया जाता है उसकी वजह से। ऐसा जो कुछ ये बयान सुने मैंने उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मैं वकालत नहीं कर रहा है, काम कांग्रेस की प्रवक्ता क्या कि वो आके कहे कि हमारा ये हुआ वो हुआ, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ जो कुछ सुना है। कांग्रेस के प्रवक्ता तो आज आए ही नहीं इस विषय पे बोलने से, इतना बच रहे महसूस नहीं हुई आज, इतना बच रहे कांग्रेस के प्रवक्ता। आपको भी, आप बच गए, आपको भी नहीं हुई, आप बिल्कुल ठीक थे। आपने अगर भारतीय जनता पार्टी के जन्म को आप समझ लेते तो आज आपकी वो हालत नहीं होती जो हम केंद्र में देख रहे हैं या प्रदेश में देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जीवंत पार्टी के रूप में पैदा हुई थी, कांग्रेस के विकल्प। मैं बता रहा हूँ, आपने पढ़ा नहीं है। बीजेपी की चिंता इसलिए कर रहे हैं कि बीजेपी एक काम के लिए पैदा हुई थी, वो किनके हाथ लग गई है? वो ऐसे लोगों के हाथ लग गई है जो अनुशासन के नाम पर क्या क्या करते हैं, जो भाषा का कैसे इस्तेमाल करते हैं। कोई अभिनंदन बताता है, कोई प्रदेशों को जोड़ लेता है। तो मैं उन सबसे मुक्ति की बात कह रहा हूं कि आपको इन सबसे मुक्त होना चाहिए। आपकी मर्जी है ना हो, अगर आप खुश हैं तो रहें। रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा उसके लिए, लेकिन भाषा की जो मर्यादा है, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, किसी को कोरोना वायरस तक कह देना ये भी बहुत निंदनीय है, शर्मनाक है। किसी को निकम्मा नालायक कह देना ये भी अशोभनीय है। भाषा की मर्यादा के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को भी ध्यान रखना चाहिए कि भाषा की मर्यादा नहीं भटकते हैं, हम लोग विषय से नहीं भटकते हैं, विषय पे ही रहते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, मेरा विनम्र निवेदन, विषय को बनाए रखते हैं। मैं राजेंद्र मधुकर जी के पास जाकर ये समझना चाहते हैं, राजेंद्र जी, हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो जानना चाहते हैं कि दरअसल राजेंद्र गुढ़ा का जो भविष्य होगा उसमें जनता की बड़ी भूमिका होगी।
जनता में किस तरह का रिएक्शन है? कल जो कुछ उनके साथ रात को हुआ और उसके बाद आज दिन भर वहां पर चर्चाएं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने जरूर सुना होगा, कुछ लोगों का फीडबैक लिया होगा, क्या चर्चाएं हो रही हैं वहां पर? जी आप बताएं, जनता क्या सोच रही है राजेंद्र गुढ़ा को लेकर? उनके साथ संवेदनशीलता है, हमदर्दी है, या फिर पता चल जाएगा अब सरकार में थे तो कुछ भी बोल रहे थे? देखिए, जनता का एक जो है एक हिस्सा ऐसा भी है जो मनोरंजन ढूंढता है और वो मनोरंजन करते रहते हैं और साथ ही ये भी करते हैं कि मैं साहसी हूं और मुख्यमंत्री से मैं डरता नहीं हूं और मेरे अपने वोट है और मैं मतलब 3 लोग से मथुरा न्यारी में अलग ढंग से चलता हूं और उन्हें आत्मविश्वास दिया। और एक बात मैंने देखी भी है, वहां जो एससी जो मतदाता है उन पर बहुत जबरदस्त पकड़ है और उनको लगता है कि बस अब अगर मैं कहीं हार रहा हूं तो कुछ वोट मुझे और लेने होते हैं, तो उसी वक्त वो जो है वो मैंने आपसे कहा कि वो रुत के व्यापारी हैं, हवाओं को पहचान रहे हैं कि क्या हो सकता है। तो जो सैनी मतदाता जो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, शुभकर्ण वहां पर चौधरी चुनाव लड़ा था पिछली बार, विधायक थे, उनको लगता है कि शुभकर्ण को पटकन देने का एक अच्छा तरीका है कि गुर्जर मतदाताओं को कर लो, अन्य जातियों को कर लो, यानी कि वो वहां वैसे कोई तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों बहुत सॉलिड स्थिति में नहीं है, वहां पर बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। इसका लाभ वो गुढ़ा लेना चाहते हैं। राजेंद्र गुढ़ा अब तक उठाते रहे हैं, लेकिन अब उठा पाएंगे या नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा मार्जिन जीत का उनके पास नहीं रहा है, तो ऐसे में वो क्या कुछ कर पाएंगे? राजेंद्र गुढ़ा का भविष्य क्या होगा? अशोक गहलोत जी ने भी जब ये फैसला लिया है तो निश्चित रूप से गुढ़ा की कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर भी कोई प्लान जरूर किया होगा। गुलाब बत्रा जी, आप अशोक जी को बहुत बेहतर उनकी राजनीति के गवाह रहे हैं, जिस तरह की राजनीति वो करते हैं, जो भी इस तरह की बयानबाजी करने वाले अपने आप को वीर समझते हैं वो परास्त हो जाते हैं। अभी भाई मधुकर जी की बात मैं बता रहा हूँ, जो उन्होंने विश्लेषण किया उदयपुर वाटी का, पिछले चुनाव में महज 3% का फासला था शुभकर्ण चौधरी में और गुढ़ा जी में। दूसरी बात, जो गुढ़ा जी का ये आकलन है कि सचिन पायलट का साथ लेने से मुझे गुर्जर मतदाताओं का एक साथ मिल जाएगा, वो दरअसल इस घटनाक्रम से जो अपने आप को जैसे मंत्री पद से बर्खास्त किया गया है, उनको ये लगता है कि मैं राजनीतिक दृष्टि से शहीद हुआ हूं, तो राजनीतिक शहीद के रूप में अपने आप को पेश करने के लिए कोशिश में है, मैं ये मान के चलता हूं। और दूसरी तरफ अगर एक राजनीतिक विश्लेषण किया जाए तो सचिन पायलट की वाली जो बात आती है कि गुर्जर मतदाता उनके साथ जुड़ेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि गुर्जर मतदाताओं का एक वर्ग मैं जो समझता हूं, आकलन अगर करें हम, भाई ओम सैनी भी मुझसे सहमत हो सकते हैं कि गुर्जरों में एक आक्रोश है कि सचिन पायलट ने चूंकि पिछली बार पीसीसी चीफ रहते हुए और संघर्ष किया और वो मानते हैं कि मेरा अधिकार अशोक गहलोत ने छीन लिया, और गुर्जर मतदाता भी ये मान के चलते हैं। तो मैं जो समझता हूं कि इस बार जो सचिन पायलट के अंध समर्थक होंगे, कट्टर समर्थक होंगे, वो निश्चित रूप से कांग्रेस का साथ दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, इससे मुझे संदेह लगता है। इसलिए अगर राजेंद्र गुढ़ा ये मान के चलते हैं कि मुझे पायलट का समर्थक होने से कुछ लाभ मिल सकता है, तो इस बात की आशंका भी बनी हुई है कि गुर्जर मतदाता अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में ये सोच के चलता है कि हमारे नेता के साथ कांग्रेस ने अनजस्टिस किया, अन्याय किया है, घोर अन्याय किया है, उनको सत्ता से वंचित किया गया, बर्खास्त उनके साथ 3 मंत्रियों को किया गया, उनको वापस विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को ले लिया लेकिन उनको शामिल नहीं किया, तो वो गुर्जर मतदाताओं का गुर्जर जातीय वर्गीकरण अगर है तो ये संभव हो सकता है। तो जो राजेंद्र गुढ़ा अपने आप को जो राजनीतिक दृष्टि से शहीद, और अगर आप उनकी गुढ़ा उदयपुर वाटी में जो सभाएं देखते हैं, जिस हिसाब से वो पब्लिक से संपर्क करते हैं, उनकी भाषा में बात करते हैं, तो उनका एक जादू तो है, इसमें संदेह नहीं है। भले कि जो 3% का एक पिछली बार का त्रिकोणीय संघर्ष में उनको वोट मिला था, इस बार मुझे नहीं लगता कि उनके लिए ये चुनाव बहुत बड़ा एक चुनौती हो गई। दूसरी बात जो बार बार मणिपुर की आ रही है, उस संदर्भ में कहूंगा कि सभी मानते हैं, ओम सैनी जी का ये तर्क है कि जैसे प्रधानमंत्री ने सदन में सदन के पटल पर नहीं, बाहर सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम लिया, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए केवल और केवल मणिपुर में हिंसा के नहीं, उसके साथ साथ जो मादक द्रव्यों की तस्करी है, आप ताजुब करेंगे ड्रग में के मामले 15,000 करोड़ रुपए का ड्रग
जो है वहां हुई है उसकी रोकथाम की गई है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है, वो अभी तक हाईलाइट नहीं हुआ, ये दुर्भाग्य है, ये इस पर भी विचार करने की जरूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में सार्थक बहस के लिए, समय देने के लिए। राजनीति पल में, जिसको कहते हैं ना कि पल में तोला पल में माशा, राजनीति की तस्वीर वही है। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरा संदेश दे दिया है गुड़ा की बर्खास्तगी के माध्यम से, तो दूसरी तरफ पुचकार भी लिया है ये कहते हुए कि हमारे परिवार का अंदरूनी मामला है। तो देखना होगा राजस्थान में आने वाले दिनों में किस तरह कुछ और नए किस्से कहानियां आगे बढ़ते हैं। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।